जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दो इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम देने वाले हैं कि अमेरिका जो ईरान के खिलाफ अब जो नई जंग शुरू करने वाला है, एक नया युद्ध शुरू होने वाला है, उसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार की जा रही है और उसको माहौल किस तरह से बनाया जा रहा है। और उसकी कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस और वीडियो हमारे हाथ लगी हैं जो डिप्लॉयमेंट की है अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले के लिए, और कौन कौन सी वो साइट्स हैं जिनके ऊपर हमले के लिए अमेरिका जो है ये सारा का सारा जतन कर रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ बात करेंगे तहव्वुर राना के ऊपर भी कि तहव्वुर राना ने जो जो बातें बताई हैं और जो जो चीज़ें वो कह रहा है और उसने किस तरीके से 26/11 में सबसे मुख्य किरदार निभाया। वो बीच की कड़ी थी पाकिस्तानी ISI और डेविड कोलमैन हेडली और उन आतंकियों के बीच की, जो कि सारा पैसा फंड भी कर रहा था, चैनल भी कर रहा था। वो किस तरह से इंडिया में रहा और इंडिया से ना कि सिर्फ वो इंडिया में रहा, हमले के 5 दिन पहले तक रहा और उसको बार बार इंडिया आने का वीज़ा किसने दिया, और वो इंडिया आता था, इंडिया से पाकिस्तान जाता था, उसके बाद भी कभी भी कोई भी रेड लाइट इंडिया की गवर्नमेंट में या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में कभी क्यों नहीं जली, और वो कौन लोग थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे कि वो आए और जाए, और ये सारी बातें इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईरान से शुरू करते हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध बंदी अमेरिका ने शुरू की है, डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का टाइम दिया है, वार्निंग दिया है अयतुल्ला खुमैनी को और ईरानियन गवर्नमेंट को कि 90 दिन के अंदर मेरी ये 6 डिमांड्स हैं, अगर आपने ये 6 डिमांड नहीं मानी तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आपके खिलाफ युद्ध करेंगे, आपको बॉम्ब करेंगे। और वो 6 डिमांड्स क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा हैविली डिमोनेटाइजेशन झेलना पड़ा है और हमने बहुत प्रयास किया है यूट्यूब के साथ मिल करके, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बात करके चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने का, या 24-24 घंटे हमारे वीडियोस रिव्यू में रह रहे हैं। जब तक हमारा वीडियो रिलीज़ होता है तब तक इशू ख़त्म हो चुका होता है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम वीडियो मोनेटाइज हो चाहे ना हो, हम उनको रिलीज़ ज़रूर करेंगे, ताकि कम से कम आप लोग जब तक वो डिमोनेटाइज करें तो कम से कम तब तक तो वो आप तक पहुँचे। तो चैनल अब आपके सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया अमेरिका का एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, जो कि मॉरिशस बेसिकली जो टेरिटरी है वो मॉरिशस की टेरिटरी है, जो 27 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी एक आइलैंड है। और उसको अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया और वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनको वहाँ से निकाल दिया था, और वो वहाँ पे बैठ करके पूरा साउथ चाइना सी और एशिया पैसिफिक, जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, वो और ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसको वो मॉनिटर करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है। इवन नॉर्थ कोरिया की भी जो गतिविधियाँ हैं उनको भी असिस्ट करने के लिए डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिएगो गार्सिया में 6 अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने डिप्लॉय किए हैं। अब ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये क्या हैं? B-2 बॉम्बर्स हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स हैं, आपने उनकी फुटेजेस और वीडियोस आपने देखी होंगी। ये इतने एक्सक्लूसिव बॉम्बर्स हैं कि अमेरिका ने अपने अलावा इजराइल को भी कभी इनकी एक्सेस नहीं दी। B-2 बॉम्बर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, कब पड़ी थी? जब कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो उस समय अमेरिका में ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमको एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज, ज़्यादा दूरी तक जा सके, हैवी ड्यूटी न्यूक्लियर वॉरहेड बॉम्ब गिरा सके और गिरा करके फिर वापस आ सके, और 60,000 फीट से ऊपर, उससे ज़्यादा हाइट पे उड़ सके एज अ बॉम्बर। तो B-2 बॉम्बर के इस प्रोजेक्ट की अनुमति जो है वहाँ की कांग्रेस से मिली, और एक B-2 बॉम्बर बनाने के लिए उस समय में 1994 में US कांग्रेस में एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ था, जिसमें पूछा गया था, बताया गया था कि भाई आप कितना खर्च आया बताइए। तो उस समय में $2.1 बिलियन, यानी तकरीबन तत्कालीन आप ये मान के चलिए अगर आज के रुपीस के हिसाब से हम लगाएं तो 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए सिर्फ एक B-2 बॉम्बर, एक जहाज के ऊपर लागत आई थी। अगर हम आज के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करें तो लगभग 4 से $4.5 बिलियन, यानी कि आज के हिसाब से 32 से 35 हज़ार करोड़ का एक B-2 बॉम्बर की लागत आती है। तो अमेरिका ने उसकी मंजूरी दी थी, ये प्रोजेक्ट बनना था जिसमें कि कुछ 50 से ज़्यादा B-2 बॉम्बर्स बनने थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो गई।
रशिया एक कंट्री बनी और सोवियत यूनियन से टूट टूट के कई सारे देश बने, तो वो प्रोजेक्ट जो है रैप अप कर दिया गया। लेकिन तब तक कुछ 14 B2 बॉम्बर्स ऑलरेडी बन चुके थे। तो ये प्रोजेक्ट जो था, ये टोटल 132 B2 बॉम्बर्स बनाने थे अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी जंगबंदी की तैयारी करने के लिए, जंग की तैयारी करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि 1994 तक, चूंकि अब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था, तो अमेरिकन कांग्रेस ने तकरीबन 132 B2 बॉम्बर्स का जो है वो उन्होंने सैंक्शन किया था कि भाई 132 B2 बॉम्बर्स आप बनाइए। हुआ ये कि 1994 आते आते सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो कोल्ड वॉर थी, वो कोल्ड वॉर खत्म हो गई। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रैप किया गया कि भाई अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक 20 B2 बॉम्बर्स बन चुके थे। अब वो चूंकि 20 B2 बॉम्बर्स बन चुके थे, तो अब ये डिसाइड करना था कि भाई अब इसका करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको एक्टिव सर्विस में लेंगे, क्योंकि अब इनको हम कूड़ेदान में तो आप फेंक नहीं सकते। इतने महंगे फाइटर बॉम्बर्स हैं ये, तो और स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स है, बिना रडार की रेंज में आए, बिना रडार को डिटेक्ट हुए एनिमी टेरिटरी में डीप जा सकते हैं और जा करके इतने हैवी बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करके आ सकते हैं। तो हम इनको इस तरह से अबैंडन नहीं कर सकते। तो वो 20 उन्होंने सर्विस में ले लिए। अब उनमें से 6 B2 बॉम्बर्स इस समय डिएगो गार्सिया के अपने एयरबेस पे अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ईरान के अंदर जो 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए, जहां पे वो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रहे हैं, वो जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, वो 2 कौन कौन से हैं? वो है फॉर्दो और नतंज। तो ये फॉर्दो और नतंज जो इनका जो न्यूक्लियर जहां पे एनरिचमेंट का काम चल रहा है, इन 2 प्लांट्स के ऊपर हमले करने की तैयारी चल रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप, चूंकि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, क्योंकि आप एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम, तो हम इनको तबाह करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर हमले के लिए नहीं होना था। B2 बॉम्बर GBU-57 नाम का जो बॉम्ब है अमेरिका का, जो कि 200 फीट नीचे जमीन में जा करके ब्लास्ट होता है, यानी कि, और ये जो B2 बॉम्बर है, ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के लिए, न्यूक्लियर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। न्यूक्लियर अटैक करने के लिए अमेरिका के पास और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका के पास सबमरीन्स हैं, अमेरिका के पास बहुत सारे और ऐसे फाइटर जेट्स भी हैं जो कि वो काम कर सकते हैं अमेरिका के लिए। B2 बॉम्बर GBU-57 नाम का बॉम्ब कैरी कर सकता है, जो कि अमेरिका के पास वन ऑफ द बिगेस्ट बॉम्ब्स में से एक बॉम्ब है। अब GBU-57 क्यों डेवलप किया गया था, उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। हुआ यह कि कोल्ड वॉर के दौरान में, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमेशा अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बना रहता था, तो सोवियत यूनियन ने बहुत सारे अपने इलाकों में डीप 200-300 फीट नीचे तक डिग करके बंकर्स बना रखे थे, और अपना पूरा का पूरा वॉर कंट्रोल रूम और जो सिचुएशन रूम होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में, वो उन्होंने 300-300 फीट गहरे बंकर्स में उन्होंने डेवलप कर रखे थे कि अगर न्यूक्लियर हमला हो भी गया, तो कम से कम जो हमारी एक्टिव मिलिट्री लीडरशिप है वो सेफ रहे इन बंकर्स के अंदर। तो GBU-57 को इसलिए भी डेवलप किया गया था ताकि ये उन बिना न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए, बिना न्यूक्लियर बम से हमला किए, अगर हमको बंकर बस्टर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ी तो हम GBU-57 का इस्तेमाल कर सकें। GBU-57 के बाद भी बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स अमेरिका ने और इजराइल ने बनाए हैं, लेकिन GBU-57 का क्या था कि वो उस समय में भी 200 फीट जमीन के नीचे तक जा करके बंकर बस्ट कर सकता था। उसी तरीके से ईरान ने भी अपने जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए हुए हैं, या उन्होंने अपने जो मिसाइल के पाइलप्स जो उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बंकर्स बना करके उनके अंदर रखे हुए हैं। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो हसन नसरल्ला को अपने बारे में ये गलतफहमी थी कि भाई मैं तो 300 फीट गहराई में, ठीक है, एक बंकर के अंदर हूं, तो अमेरिका के जो भी बॉम्ब्स गिर रहे हैं वो तो, या इजराइल के जो भी बॉम्ब्स गिर रहे हैं वो तो ऊपर गिर रहे हैं, तो हसन नसरल्ला सेफ है। बाकी हिजबुल्लाह के फाइटर जो है वो ऊपर जमीन पे लड़ते रहे, वो मरते रहे, लेकिन जो लीडरशिप है हसन नसरल्ला जो है वो बंकर के अंदर रहेगा। उसी तरीके से ये जो मिसाइल पाइलप्स है ईरान के, वो भी अंडरग्राउंड जो है बंकर्स के अंदर उन्हें रखे हुए हैं। और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं नतंज में और फार्दो में, ये भी जमीन से तकरीबन 300 फीट नीचे बताई जाती है कि इनका सारा काम जमीन से 300 फीट नीचे चलता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब आप तो ये बता रहे हैं कि ये जो बॉम्ब है ये तो 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 300 फीट पे हैं तब क्या होगा? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये होता है कि अगर वो 300 फीट पे या 400 फीट पे हैं तो एक के बजाय 2 बॉम्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा और वो जा करके जब 200 फीट तक वो ब्लास्ट कर देगा,
तो उसके ऊपर दूसरा GBU-57 ड्रॉप किया जाएगा और वो फर्दर 200 फीट नीचे जो है वो तबाही मचाता है। ये बेसिकली इस तरीके से किया जाता है और हसन नसरल्ला को भी इसी तरीके से मारा गया कि सेम लोकेशन पे सेम प्रिसीजन के साथ मल्टीपल बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, जिसमें कि हसन नसरल्ला की मौत हुई। तो ये मिलिट्री के गेम्स हैं, मिलिट्री की टैक्टिक्स हैं, वो इसी तरीके से काम करती हैं। अब B-2 बॉम्बर का GBU-57 से क्या संबंध है, इस पे भी आ जाते हैं। B-2 बॉम्बर जो है वो 2 GBU-57 बॉम्ब्स जो है वो कैरी कर सकता है एक बार में, और बिना किसी रडार पे डिटेक्ट हुए डीप जा सकता है और अपना मिशन पूरा करके वापस आ सकता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, फॉर्दो या नतंज से जो डिएगो गार्सिया की जो कुल दूरी है वो कुछ 5000 किलोमीटर की है। अब आपको ऐसा प्लेन चाहिए जो कि 5000 किलोमीटर जा सके, बॉम्ब ड्रॉप कर सके और फिर 5000 किलोमीटर वापस आ सके। वो कैपेबिलिटी B-2 बॉम्बर के पास है, क्योंकि B-2 बॉम्बर की जो रेंज है वो 11000 किलोमीटर की है। यानी अगर वो 5000 किलोमीटर डिएगो गार्सिया से उड़े, नतान्ज में और फार्दो में जा करके बॉम्ब करें और बॉम्ब करके वापस आए बिना डिटेक्ट हुए रडार पे, तो 10,000 किलोमीटर बनते हैं और 11,000 किलोमीटर रेंज है B-2 बॉम्बर्स की। तो ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है और इसीलिए जो ये 6 B-2 बॉम्बर्स वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं ताकि एक लार्ज स्केल पे जितनी भी इनकी मिसाइल फैसिलिटीज हैं, जितने भी इनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, इनके ऊपर बॉम्बिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया। B-2 बॉम्बर में सिर्फ 2 लोग इस्तेमाल होते हैं उसको उड़ाने के लिए, एक तो उसका पायलट होता है और एक मिशन कमांडर होता है। पायलट जो होता है वो प्लेन को लेके जाता है और मिशन कमांडर जो होता है वो ऑपरेट करता है उन वेपन्स को, उन बॉम्ब्स को, और मिशन को और लोकेशन को पिन करता है कि हमें कहाँ पे बॉम्ब करना है और वो मिसाइल को लॉक करना, उनको ड्रॉप करना और मिशन को एग्जीक्यूट करना, ये उसका काम होता है। तो B-2 बॉम्बर जो है वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है और ये 6 इसीलिए वहां डिप्लॉय किए गए हैं। और अमेरिका को ये बात पता है कि इसकी अगर जवाबी कार्रवाई करनी हुई तो डिएगो गार्सिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5000 किलोमीटर दूर है ईरान से, तो अगर वहां पे अगर उनको रिटेलिएट करना हुआ तो ईरान कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान के पास जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो शहाब-3 मिसाइल है, जिसका रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर है। तो शहाब-3 मिसाइल वहां तक नहीं जा सकती। और जहां तक बात हुई कि भाई कुछ लोग, बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास तो बहुत सारी जो है छोटे साइज की सबमरीन्स भी हैं, जो कि वो सबमरीन्स को लेकर के वो 2000 किलोमीटर की जो रेंज है उस रेंज में डिएगो गार्सिया को ला करके उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। डिएगो गार्सिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। और वही नहीं, जो यूएस नेवी जो इंडो पैसिफिक में और उनकी जो 5th फ्लीट ऑपरेट करती है पर्शियन गल्फ के पास, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा एक अभेद्य किले के रूप में है। उसमें वो पूरा करियर स्ट्राइक ग्रुप होता है वहां पे, वो जो एक साथ चलता है, जिसमें दर्जनों के हिसाब से उनके फाइटर जेट्स होते हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उनकी फ्रिगेट्स और उनकी सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स के माइन स्वीपर्स, और ये पूरा एक समझ लीजिए कि एक पूरा करियर स्ट्राइक ग्रुप, मतलब किसी भी देश के ऊपर हमला करना और उसको देश को तबाह करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए वो अपने आप में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप काफी होता है। तो वो भी वहां पे ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये मान लेना कि उनकी वो न्यूक्लियर, उनकी जो सबमरीन है छोटे साइज की, जो उन्होंने चाइना से ली है, उसको फिर मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बनाया ईरानियंस ने, वो उसको लेकर के ऑल द वे ट्रैवल करके डिएगो गार्सिया के पास पहुंचेंगे और वहां पे जाकर के वो उस न्यूक्लियर सबमरीन से वो शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, पता है मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस किस तरीके का एनालिसिस और किस किस तरीके की बातें जो है वो करते हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिक से या समझ से परे होती है। खैर बहरहाल हम उसके आगे बढ़ते हैं। 27 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा एयरबेस जो उनका है डिएगो गार्सिया में, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर जब आप B-2 बॉम्बर्स को जब आप फ्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको इतना लंबा रनवे चाहिए होता है, जो कम से कम मतलब 2-2.5 किलोमीटर जो है वो लंबा हो। और डिएगो गार्सिया में जो एयर स्ट्रिप है अमेरिका के पास, यूएस एयरफोर्स के पास, उसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा ही है। तो ये एक नया युद्ध होने वाला है और ये अभी तक की अमेरिका की जितनी भी वॉर्स हुई हैं, चाहे इराक में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे वो हमास के खिलाफ या हिजबुल्ला के खिलाफ आपने गाजा में या लेबनान में देखी है, ये जो वॉर होगी, दिस विल बी मदर ऑफ ऑल द वॉर्स। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल द वॉर्स? क्योंकि ईरान के अंदर ईरानियंस ने कई सौ नहीं, कई हजारों किलोमीटर की टनल्स बना रखी हैं। क्योंकि आप एक चीज याद रखिए कि ईरान के ऊपर ये युद्ध के बादल आज के नए नहीं है, वो पिछले 15-20 साल से लगातार उनको इस चीज का एहसास है कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से
आज ईरान से युद्ध होगा, कल ईरान से युद्ध होगा, इस माहौल में ईरान जी रहा है। तो उन्होंने अपना एक सर्वाइवल के लिए उन्होंने भी अपने यहाँ बड़े सारी ये टनल्स जो है बना रखी हैं। तो अगर हिजबुल्लाह ने इतने हज़ारों किलोमीटर की टनल्स बना रखी थी, हमास ने इतने 100 किलोमीटर की टनल्स बना रखी थी एक छोटे से गाजा में, तो आप सोचिए ईरान ने पूरे ईरान में, ईरान का जो लैंड मास है वो आप कभी आप अगर मैप में अगर आप देखें तो उस रीजन में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है वो, उसका साइज इंडिया से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। तो लैंड मास जो है ईरान का वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे उन्होंने कितनी सारी वो बनाई होंगी, और अगर इन्वेजन होता है, अगर आप मिलिट्री इन्वेजन करते हैं, तो वो जो इंसर्जेंसी और वहाँ पे जो वॉर शुरू होगी वो आप इराक और अफगानिस्तान और ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। एक बात ये याद रखनी चाहिए हमको। लेकिन वो नौबत आई कहाँ से है, और डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखी हैं। अभी नौबत यहाँ तक इसलिए है क्योंकि JCPOA जो अग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर डील हुई थी, न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था कि भाई ईरान जो है 60% एनरिच कर चुका था यूरेनियम। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन और रशिया, इन सब ने मिल करके ईरान के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई आप अब ये 60% के ऊपर आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे, और बाकी हम आप अकाउंट्स भी जो फ्रीज किए हैं खोल देते हैं, हम आपके साथ रिलेशंस भी नॉर्मलाइज कर लेते हैं, आपके ऊपर जो सैंक्शन जितने भी लगे हैं यहाँ वहाँ हम वो सारे के सारे हटा देंगे, और आप एक नॉर्मल मुल्क की तरह आप बिहेव कीजिए। ईरान ने कहा ठीक है। अब वो 60% एनरिचमेंट कर लिया था। अब वेपन्स ग्रेड जो यूरेनियम होता है यानी न्यूक्लियर बम के लिए, वो 90% एनरिचमेंट होता है, यानी कि ईरान मात्र 20% दूर था वेपन्स ग्रेड या न्यूक्लियर बॉम्ब ग्रेड जो यूरेनियम होता है वहां के उस तक इन्रिचमेंट के। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, पिछली बार राष्ट्रपति जब बने थे, तो उन्होंने 2018 में यूनिलैटरली वो हट गए थे उस JCPOA की डील से कि भाई ये तो मतलब आप एक ट्रस्ट पे चले गए ना कि हाँ आप नहीं करेंगे 60% के ऊपर, कहा हाँ जी हम नहीं करेंगे। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में कहीं आपको कुछ पता ही नहीं है, और अगर वो कर लेते हैं 20% और वो कभी भविष्य में नहीं करेंगे इसकी गारंटी क्या है भाई? या तो वो कंप्लीटली अबैंडन करें, वो कहें कि भाई हम 60% नहीं, हम बिल्कुल कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि भाई वो अपने जितने भी एनरिचमेंट प्लांट्स वगैरह सारे बंद करें, शट डाउन करें, और उन्हें हमें लिख करके दें कि हम कोई भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कभी नहीं करेंगे, 60% पे रहेंगे और 20% और नहीं करेंगे। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। वो यूनिलैटरली उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर हमने देखा कि बाइडेन सरकार आई, बाइडेन सरकार ने उनके जो भी पैसे वैसे थे वो उन्होंने दोबारा रिलीज कर दिए, और एक ब्रीदिंग स्पेस मिली, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि ये जो पैसे जो बाइडेन ने इनके रिलीज किए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, उसी पैसे से इन्होंने हमास, हिजबुल्लाह, हुथीज इनको पैसे देने शुरू किए, जो कि हुथीज इंटरनेशनल ट्रेड को डिसरप्ट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, जो हमारा एलआई है, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है सुएज कैनाल और इसके आसपास, वहां पे भी कर रहे हैं। प्लस जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। हमास वालों ने तो खैर 7 अक्टूबर में जो हमला किया वो तो सबको पता ही है, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बाइडेन का किया धरा है, ये कुत्ते की दुम है, ईरान ये कभी सीधी नहीं होगी। तो कुछ हद तक बात ठीक है, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप इस तरह की एग्रीमेंट्स, इस तरह की डील्स आप सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान कह रहा है हम नहीं करेंगे, इसलिए हम मान लिया कि वो नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार आया, अब इस बार उन्होंने कहा है कि भाई हम तुमको 6 डिमांड्स दे रहे हैं। पहला तो कंप्लीटली बंद करो जितना भी तुम्हें तमाशा लगा रखा है, ये फॉर्दो में, नतंज में, ये जो तुमने प्लांट, पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तुमने जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, ये सब के सब बंद करो, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, आप लिख के दीजिए कि आपको कोई भी एटम बम का या न्यूक्लियर बम का कोई शौक नहीं है, ये कंप्लीटली शट डाउन करिए आप इसको। इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो भी विजन डॉक्यूमेंट है, सब कुछ अबैंडन कीजिए। तीसरी डिमांड, यमन के अंदर और पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, आप जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं, चाहे हुथीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे इराक के अंदर जो मिलिशियाज हैं, इन सब के ऊपर आप जो भी इनको आप हेल्प करते हैं, इन सब की हेल्प कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए इनको हेल्प करने के लिए या इनको फाइनेंस करने के लिए। चौथी डिमांड, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ऑफ इराक, जिसका अरबिक में नाम कुव्वत अल हश्द अल शाबी है, ये एक मिलिशिया ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लैंड मास है वो यही कंट्रोल करता है। जो इराकी गवर्नमेंट है आज की डेट में, वो कहने को तो इराकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, बट रियलिटी ये है कि वो सीधा और सीधा अयतुल्लाह खुमैनी को रिपोर्ट करते हैं। उनकी जो एलिजियंस है वो अयतुल्लाह खुमैनी के लिए है। और इराक के अंदर 67 के करीब डिफरेंट शिया मिलिशिया ग्रुप्स हैं, आतंकवादी संगठन है या आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जिनका सपोर्ट पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ऑफ इराक के साथ है, और उन्होंने अपनी एलिजेंस इनकी तरफ शो की हुई है। और एक तरीके देखा जाए तो इराक के अंदर जो सबसे बड़ी शिया आर्म्ड जो फोर्स है वो यही है,
और जो इराकी नेशनल आर्मी है एक्चुअली ये उससे भी बड़ी फोर्स है, और इराकी नेशनल आर्मी के अंदर भी जो बहुत सारे जो फौजी हैं वो ठीक है वो इराक की गवर्नमेंट की वर्दी पहनते हैं, बट उनकी भी जो एलिजियंस है वो इन्हीं के लिए है, और ये आंसरेबल हैं और ये जवाबदेह हैं, या इनकी जो लॉयल्टी है जिन्होंने बैत की हुई है वो अयातुल्ला खुमैनी के हाथ पे की हुई है, और ये डायरेक्टली उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। और ये पहले तो पब्लिकली ओन नहीं करते थे, अब ये पब्लिकली इनके जो लीडर्स हैं वो खुद पब्लिकली बोलते भी हैं कि भाई हम ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं जानते, हम अयातुल्ला खुमैनी को जानते हैं ईरान में, हम उनको ही जवाब दें। उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इनका ये है कि आप उनको अबैंडन करो। ट्रंप की अगली डिमांड ये है कि आप इस फोर्स को आप अबैंडन करो, ताकि एक तरीके से कहते हैं ना कि इराक बिल्कुल एक लॉलेसनेस के उसमें चला जाए, और ये जो फोर्स एक ग्राउंड ब्रीडिंग ग्राउंड मिला हुआ है जो शिया रेजिस्टेंस है इजराइल का उसके खिलाफ, तो उन्होंने उसके भी अबैंडन करने की मांग की है। अगली डिमांड जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो ये है कि 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज आप ये सारा का सारा जो हमारी डिमांड्स हैं अगर आप नहीं मानते हैं तो 61वें दिन तैयार रहिएगा, हम आपको वो जो डायलॉग था ना, विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, हम आपको बम मार मार के पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, ये डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है। अब देखिए बात क्या है कि अगर वॉर होती है, हम इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो करेंगे, कोशिश करेंगे कोई मिलिट्री एक्सपर्ट को भी साथ में लें। ईरान के आसपास कुल 10 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अमेरिका जो है वो कभी भी मिलिटरीली जो है ईरान को इन्वेड नहीं कर सकता, बिकॉज जो साइज़ है ईरान का वो बहुत बड़ा है। और मिलिट्री इन्वेजन, देखिए मुझे नहीं पता कि वो मिलिट्री इन्वेजन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो करना भी चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका का जो विजन है वो ये है कि ये जो रेजीम है ईरान के अंदर अयातुल्ला खुमैनी की, इस रेजीम को कोलैप्स करना है। और ऐसा नहीं है कि अयातुल्ला खुमैनी या जो मुल्ला रेजीम है ईरान की, इनके खिलाफ अपने खुद के देश में रेजिस्टेंस नहीं है रेजिस्टेंस। हमने देखा है बुर्का के ऊपर, हिजाब के ऊपर, इनके ऊपर कितने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और लोगों को जहर दे दे करके मारा है इन्होंने। बहुत सारे जो पर्शियंस हैं जो कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा मानते हैं, उनका एक है बहुत सारा, एक ईरान के अंदर एक लिबरल और एक सेक्युलर तबका भी है जो कि फ्रीडम चाहता है, जो नई जनरेशन है जो फ्रीडम चाहती है, जो नहीं चाहती कि इस तरह के सैंक्शंस में और इसमें जिया जाए। उनको भी कोक पीना है, उनको भी पेप्सी पीनी है, उनको भी दुनिया के साथ मिलना जुलना है, उनको भी आना जाना है, तो उनके भी अपने कहते हैं ना, उनके भी अपने शौक है, एस्पिरेशंस हैं। तो रेजिस्टेंस तो है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका को ये बात पता है कि हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें इनकी बस जड़ हिलानी है, बाकी पेड़ गिराना उनके यहाँ अपने लोगों का काम है। और वो जड़ हिलाने के लिए हमको इस रजीम को कमज़ोर करना है, और वो रजीम कमज़ोर कब होगी, जब इनकी जो लीडरशिप है हम उस लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कैरी करके, अगर इनकी ज़्यादातर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस रिजीम का, वो जो फोर्स है इनके पास, जिस फोर्स के दम पे ये दबा के रखते हैं अपने आवाम को, उस आवाम को। और एक बात याद रखिएगा, ईरान मिडिल ईस्ट से किसी भी और देश की तरह नहीं है। ईरान इकलौता शिया मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है, और शिया डोमिनेंट, शिया रूल कंट्री है। इराक बाद में बना, लेकिन वो जो बना है वो हम आपको पता है वो आज किस तरह का एक देश है। वो आप उसको एक फुल फ्लेज कंट्री भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज 1/3 कोई कंट्रोल करता है, 2/3 कोई और कंट्रोल करता है। बट ईरान इकलौती शिया कंट्री है, और ईरान ने जितना न्यूसेंस क्रिएट किया है सऊदी अरेबिया के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, और ये जो अरब सुन्नी कंट्रीज है इनके खिलाफ, अगर ईरान के खिलाफ अगर कोई इस तरह की वॉर होती भी है तो अरब वर्ल्ड में से कहीं किसी की कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। क्योंकि जब इराक ईरान वॉर भी हुई थी, जब सद्दाम हुसैन और ईरान की वॉर हुई थी, उसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। 10 लाख मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा था, बाय द वे। तो इराक ईरान वॉर के दौरान भी इराक को, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी, इन्होंने सद्दाम हुसैन को हेल्प किया था। क्योंकि ईरान आज से नहीं, ये पुराना न्यूसेंस मेकर है, तो वहाँ से भी कोई सपोर्ट आना नहीं है। हाँ, लेकिन दुनिया की जो बहुत बड़ी जो शिया आबादी है, वो चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगान हो, चाहे वो यूरोप में रहने वाले हों, चाहे नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले हों, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि भाई उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ईरान से, और ईरान ही उनके पास एक मुल्क है, बाकी तो कोई मुल्क उनका है नहीं। तो वो एक ब्लो बैक आ सकता है, जिसके लिए अमेरिका जैसे देश हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने इराक, सीरिया, लीबिया सबको उड़ा के रख दिया। अगर वर्ल्ड की 80% मुस्लिम आबादी जो सुन्नी है, अगर वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाई, तो उनको ये पता है कि ये जो 15-20% भी हैं तो ये हमको रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो करेंगे। ये वॉर शुरू होगी, खून बहुत बहेगा, लोग बहुत मरेंगे। लेकिन हम आपको डिफेंस ऑफेंस पे थोड़ा पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप तैयार रहिए, क्योंकि इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये वॉर होगी।
ये सारी डिप्लॉयमेंट्स उसी लिए की जा रही हैं, बॉम्ब गिराए जाएंगे, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो जिन लोगों ने फाइनेंस किया है उनका पूरा का पूरा इलेक्शन, फिर उनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट नोन फॉर नॉट कीपिंग हिज वर्ड्स, ही इज नोन फॉर कीपिंग हिज वर्ड। तो वो करेंगे, हर 100% करेंगे। और तहव्वुर राना के ऊपर अब आ जाते हैं। तहव्वुर राना के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। हमने डीओ न्यूज़ पे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डेविड कोलमैन हेडली का जो घर है लाहौर में उसकी फोटोग्राफ, डेविड कोलमैन हेडली की जो वाइफ्स हैं उनकी फोटोग्राफ, उसकी मदर की फोटोग्राफ, उसकी मदर जो खैबर पब चलाती थी फिलाडेल्फिया में, तो द खैबर पास के नाम से जो पब था उसकी भी वीडियोस, और जो फ्लिक्स मूवीज़ के नाम से ये अपनी एक वीडियो कैसेट की दुकान चलाता था डेविड कोलमैन हेडली, इसका असली नाम दाऊद गिलानी था, वो उसकी हमने फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने सारा का सारा डिटेल में दिया था। तो वहाँ पे आप उसको जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। और अमेरिकन डीप स्टेट, डीए और एफबीआई और डेविड कोलमैन हेडली की जो सांठगांठ थी, और वो कब से 1991 से लेकर के उनके लिए काम कर रहा था, उनके पेरोल पे था, और बहुत सारा वो पूरा एक डिटेल में एक वीडियो है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तहव्वुर राना के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तहव्वुर राना वो बीच की वो कड़ी है इस पूरे 26/11 के हमले की, जो कि हमले से 5 दिन पहले तक इंडिया में था, दिल्ली में था, और 20 दिन से था लगातार। कई बार वो इंडिया आया गया, वो अमेरिका से इंडिया आता था, इंडिया से पाकिस्तान जाता था, कभी कभी किसी ने कुछ चेक नहीं किया, कभी किसी ने रोक नहीं लगाई। उसी तरह से डेविड कोलमैन हेडली और ये सारे। और मैं आपको बताऊं, डेविड कोलमैन हेडली को बार बार हाइप इसलिए दी गई थी बिकॉज उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली, जो कि फेक नाम था उसका, वो बार बार बोलना था। अगर दाऊद गिलानी बोलते तो दिक्कत होती। तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि दाऊद गिलानी बोला जाए, तभी कांग्रेस गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती थी कि तहव्वुर राना का नाम लिया जाए। उसका रीज़न ये है कि तहव्वुर राना और दाऊद गिलानी 2 नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम नाम है, तो वो नहीं चाहते, इसलिए डेविड कोलमैन हेडली हेडलाइन मैनेजमेंट होती थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दीपक चौरसिया बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया वहाँ उस प्रोग्राम में मेरे बगल में बैठ के कि जी हेडलाइंस जो है वो अखबारों की मैनेज होती थी और गवर्नमेंट बताती थी कि भाई ये नाम लेना है, ये नाम नहीं लेना है। तो वो कौन लोग थे जो बार बार उनको वीज़ा पे वीज़ा दिए जा रहे थे, ये भी पता लगेगा। और इंडिया में कौन लोग थे जो बताएंगे। कल मैं एबीपी न्यूज़ के भी एक प्रोग्राम में था शाम को, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि वैभव जी बताइए कि दाऊद गिलानी क्या बताएगा। मैंने कहा देखिए मुझे नहीं पता वो क्या बताएगा, हो सकता है वो ये बता दे कि यार मुंबई में कौन लोग थे जो ग्राउंड पे हेल्प कर रहे थे, जब वो पैसे डाल रहा था इसके क्रेडिट कार्ड में, दाऊद गिलानी के, डेविड कोलमैन हेडली के, तो उसके अकाउंट में जब पैसे, वो उसे क्रेडिट कार्ड में पैसे डालता था अमेरिका में बैठकर, और वो उस क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे शॉपिंग कर रहा था जब अपनी बीवी के साथ वो यहाँ पे हनीमून मनाने आया था और ताज होटल में रुका हुआ था। वो कौन लोग थे जो उसको हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। कहते हैं कि जी वो बॉलीवुड में महेश भट्ट का बेटा उसके साथ घूम रहा था, और वो कहते हैं कि जी अब उसको क्या पता था, अब डेविड कोलमैन हेडली के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ था उसका नाम दाऊद गिलानी और वो टेररिस्ट है। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन ये मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तब देता जब उसको वो कंडेम करते। उन्होंने क्या किया, हमला हुआ है 2 हफ्ते भी नहीं हुए और बुक लॉन्च करने पहुंच गया कि 26/11 आरएसएस की साजिश। महेश भट्ट भी गए थे ना, इतनी जल्दी किताब लिख दी गई। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसियों को, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि एग्जैक्टली कौन कौन लोग हैं, मेजर इकबाल कौन है, ये दाऊद गिलानी का इनसे रिलेशनशिप क्या है, ये लश्कर तैयबा में इसने दौराए आम कब किया था, दौराए खास कब किया था, जकीर रहमान लखवी से इसका क्या रिलेशन है, और ये जो 10 बंदे यहाँ पे आए थे इनमें से जो 9 बंदे जो मारे गए। मतलब कितनी सारी चीजें जो कि भारत की जांच एजेंसियों को भी नहीं पता थी, लेकिन 15 दिन के अंदर एक किताब लिख दी जाती है और उसकी लॉन्च में जो है वो पहुंच जाते हैं एक तरीके से क्लीन चिट देने आईएसआई को। तो ये बात क्या थी? ये बात वही थी कि आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि नहीं भाई, हमने इसको एक हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद बनाना है। जो विकीलीक्स में राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर को बोला था कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा, भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामी आतंकवाद नहीं है, इस्लामिक जिहाद नहीं है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है। आज तक राहुल गांधी ने डिनाई नहीं किया इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये केबल है जो केबल अमेरिकन एम्बेसडर ने अपनी गवर्नमेंट को भेजा था लिख करके कि राहुल गांधी ने आज हमसे हमारे फला कार्यक्रम में मिले थे और अब मुझसे ये कह रहे थे, लिख के भेजा है, वो लीक हुआ था। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, उन सारे, तो मैं उस प्रोग्राम में मैंने ये बात कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता वो और क्या क्या बता पाएगा, नहीं बता पाएगा,
लेकिन मुझे कुछ चीजें पता है कि जो वो नहीं बता पाएगा। बाकी लोग गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, वो तो जब दवा इलाज करने पे आएंगी तब तो वो सब कुछ निकलवा लेंगी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब वो भी नहीं निकलवा पाएंगी। वो कितना भी उसको 3rd डिग्री भी दे दे, नहीं निकल तहव्वुर राना के मुंह से वो नहीं निकलवा पाएंगी कुछ सवालों के जवाब। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 26/11 का जब हमला हुआ तो इतनी बार अमेरिका से वो भारत आए, भारत से वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अमेरिका, वो आते जाते रहे और कभी किसी का रेड फ्लैग इशू नहीं हुआ। वो कौन लोग थे गवर्नमेंट के अंदर जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो उसको वीजा पे वीजा दिए जा रहे थे? हु वर द पीपल हु वर स्लीपिंग ऑन ड्यूटी? दूसरी बात, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि जब हाथ में कलावा बांध के आए थे सारे आतंकवादी, तो उनको हाथ में कलावा बांध के आने के लिए किसने कहा था? वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की बात की गई, तो बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैंने मनमोहन सिंह से पूछा कि आपने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, तो मनमोहन सिंह ने जवाब में कहा कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाता है, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। इस बात का जवाब वो नहीं दे पाएगा। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने के बजाय शर्म शेख में जाकर के मनमोहन सिंह डॉक्यूमेंट साइन करके आ गए और ये मान के चले आए कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद करता है और भारत को अपने यहाँ जांच कराएगा कि भारत सरकार में वो कौन से लोग हैं जो बलूचिस्तान में आतंकवाद कर रहे हैं। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों किया। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि इस आतंकवादी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यूनिलैटरली एक तरफा तौर पे क्यों दे के रखा हुआ था कि पाकिस्तान ने नहीं दिया था। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि भारत ने वो MFN स्टेटस का वापस क्यों नहीं लिया। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि जब आपको CIA ने, मोसाद ने, रॉ ने, आपकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपको 2006 से बता रही थी कि लश्कर तैयबा आपके यहाँ पे हमला करेगा और समुद्र के रास्ते से ये प्लान कर रहे हैं हमला करने का, उसके बाद भी कांग्रेस की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने उसकी सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए और इनको बार बार वीजा क्यों देते रहे? उस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं। बहुत सारे जवाब देगा, बहुत सारी बातें नहीं भी, और जो भी डिटेल्स आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसने तो खैर निशाने हैदर ही डिमांड कर दिया था जो 9 मारे गए थे कसाब को छोड़ के। बाकी जो 9 आतंकवादी मारे गए थे उनके लिए उसने कहा ही था कि इनको निशाने हैदर दो। निशाने हैदर जो है सबसे बड़ा मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है वहाँ का, भाई पाकिस्तान का, जैसे आपके यहाँ परमवीर चक्र है जो कि सिर्फ रेगुलर फौजियों को दिया जाता है, और पाकिस्तान वो है जो ये कहता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो भाई नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए निशाने हैदर नहीं मांगा जाता। निशाने हैदर उनके लिए मांगा जाता है जो वर्दी पहनते हैं, जो अपनी मुल्क के लिए जान देते हैं। हिंदू आतंकवाद के नाम पे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस का जो आरोपी था उसको उठा करके इंडिया ने, इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने उठा करके पाकिस्तान को वापस भेज दिया था। क्यों दे दिया था पाकिस्तान को वापस? क्योंकि समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट और 26/11 लास्ट नेल इन द कॉफिन की प्लानिंग थी कि भाई मालेगांव समझौता एक्सप्रेस में तो हम हिंदू आतंकवाद बोल करके कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इनको हम पकड़ के अंदर डाल चुके हैं। 26/11 हो जाएगा, सारे मारे जाएंगे, इन सबके हाथ में जो है लाल धागा होगा और हम इनको हिंदू आतंकवादी बता करके RSS और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैन लगा देंगे, पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये माहौल बना देंगे कि ये अब हिंदू आतंकवाद शुरू हो गया। इन्होंने 166 लोग मार दिए, तो जो लोग इतना बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं वो देश की राजनीति में कैसे रह सकते हैं? तो एक जो पूरा कुचक्र रचा गया था कि 26/11 के हमला होते ही, और किताब 15 दिन के अंदर किताब कैसे लॉन्च हो जाती है, क्योंकि वो किताब पहले लिखी जा चुकी थी, उसकी लॉन्चिंग का वेट हो रहा था। ठीक है, वो कसाब जिंदा पकड़ा गया, अदरवाइज इस देश में आज ना भाजपा होती, ना RSS होती, ना विश्व हिंदू परिषद होती। इन सबको बैन करके 1 पार्टी रूल होता, कांग्रेस की डिक्टेटरशिप होती, और बता देते कि सारे आतंकवादी, इन सबको जेल में डाल देते सारे नेताओं को। मतलब आप सोच नहीं सकते इनकी प्लानिंग क्या थी। ये वो लोग हैं, मुझसे लोग कहते हैं जी आप पॉलिटिकल बात मत किया करें। मैं नहीं चाहता पॉलिटिकल बात करना, लेकिन आप जरा देखिए ये लोगों ने किया क्या है इस देश के साथ। हमको दुश्मनों की जरूरत नहीं है बाहर, हमारे अपने लोग भी काफ़ी है। आप सभी जुड़ा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। और अगले वीडियो से हमने, चूँकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो पेपल पे जो हमको, जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे अपनी डोनेशंस के साथ, अगली बार से हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे। हर प्रोग्राम में 1-2 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि हम पेपल के हमारे जो डोनर्स हैं उनके थ्रू हम ज़रूर ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप।